चलिए आज हम लोग डबल डोर फ्रिज की वायरिंग से संबंधित पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। अगर आप डबल डोर फ्रिज की वायरिंग से संबंधित कुछ भी नहीं जानते तो पूरा जीरो बेसिक से लेके एकदम आखिरी तक कंप्लीट तक समझेंगे कि कौन सा पार्ट कहां लगा होता है, क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करता है और कितने में आता है। पूरा टोटल जानकारी कि वो किस प्रकार से कार्य करता है, कितना टेम्परेचर होने पे काम करता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए सबसे पहले तो हम सभी पार्टों को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये हमारा बल्ब है जो डबल डोर फ्रिज में लगा होता है। ये बल्ब जो है ये नॉर्मल बल्ब है जो हमारे सभी बल्ब में लगते हैं, जो सभी फ्रिजों में लगते हैं, चाहे सिंगल डोर हो चाहे डबल डोर हो, जो कि मैक्सिमम ये 15 वाट के अधिकतम प्रयोग किए जाते हैं। और उसके अलावा ये जो डोर स्विच है ये भी हमारी नॉर्मल ही डोर स्विच है। बाकी एक कंपनी के हिसाब से बनावट अलग अलग ढंग की आती है, लेकिन बनावट से मतलब नहीं है। तार जोड़ने के लिए जो हमें पॉइंट मिलेंगे वो 2 मिलेंगे और ये स्विच ऐसी होती है कि जब तक आप इसको प्रेस करेंगे, दबाए रखेंगे, ये ऑफ रहेगी मतलब बंद रहेगी और इसको छोड़ेंगे तो ऑन हो जाएगी। मतलब जब दरवाजा बंद रहेगा तो फ्रिज के अंदर का बल्ब बंद रहेगा और दरवाजा खोलने पर फिर फ्रिज के अंदर का बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा होता है इसमें ब्लोअर फैन। ये डबल डोर फ्रिज में ही केवल लगा होता है, सिंगल डोर में नहीं होता है। ये ब्लोअर फैन क्या होता है? ये ब्लोअर फैन एवापरेटर, यानी जो एवापरेटर होता है इसका कूलिंग कॉइल होती है, ये ऊपर से हवा नीचे तक फैलाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। मतलब ये कि जो डबल डोर फ्रिज है इसमें 2 दरवाजे हैं, तो एक ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है। तो ऊपर इसका एवापरेटर लगा होता है और उसकी कूलिंग को नीचे तक पहुंचाने के लिए इसमें एक फैन का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम एयर फ्लो सिस्टम भी कह सकते हैं कि हवा फेंकने का कार्य करता है। तो एवापरेटर की कूलिंग को निचले खाने तक पहुंचाने के लिए इसके अंदर एक फैन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसमें होता है टाइमर। डबल डोर फ्रिज में अगर आप इस टाइमर के बारे में पूरा फाइनली कंप्लीट समझ गए बढ़िया तरीके से, तो समझिए पूरी आधा फ्रिज समझ में आ जाएगी कि क्या इसमें होता है। सब कुछ इस टाइमर का कमाल है। ये देखिए अभी जो ये टाइमर देख रहे हैं ये एलजी कंपनी का है। बात कंपनी के हिसाब से समझिए, ये जो इसमें पिने होती हैं तार जोड़ने के लिए वो 4 पिने होती हैं, अलग अलग जगहों पे हो सकती हैं, लेकिन आप पिन का जो नंबर होता है, जैसे इसमें एक पिन होती है 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। ये 3 4 2 1 मतलब समझिए 1 2 3 4 नंबर की पिने होती हैं। ये कंपनी चाहे जिसका भी हो, लेकिन जिस पिन का जो कार्य होता है वो कभी नहीं बदलता, कभी चेंज नहीं होता। मतलब समझिए जैसे अगर 3 नंबर का इसमें जो पिन है वो सप्लाई को इन कराने के लिए है, तो वो हमेशा इन ही कराने के लिए होगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। उसकी पिन चाहे कहीं भी हो, दाहिने बाएं इधर उधर हो सकती है, लेकिन हमेशा 3 नंबर इन का है तो इन कराने का ही पॉइंट रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। इसलिए अगर आप ये जो पॉइंटर है ना ये याद कर लीजिए कि किस पॉइंट में इन है, कौन सा कूलिंग का है, कौन सा हीटिंग का है, कौन सा इसमें मोटर का है, डिफ्रॉस्ट का है, ये सब कुछ यहां से क्लियर होगा। देखिए इसमें ये जो 3 नंबर का पॉइंट है ना ये इन का पॉइंट होता है, यानी जो फेस की सप्लाई है वो इसमें इन कराई जाएगी। इसके अलावा ये 4 और 2, ये 2 पिने है ना, 4 और 2, तो ये जो 4 नंबर का पॉइंट होता है इसका ये कूलिंग पॉइंट होता है। कूलिंग का मतलब यहां से जो सप्लाई निकल के जाएगी वो कंप्रेसर के लिए जाएगी, ताकि कंप्रेसर मोटर चले। और आप तो जानते हैं ना कि अगर फ्रिज में कंप्रेसर चल गया तो मतलब फ्रिज चल गई, और कंप्रेसर चल रहा है तो गैस का संचार हो रहा है, गैस का संचार हो रहा है तो पूरी फ्रिज हमारी ठंडा कर रही है। तो इस प्रकार से देखिए जब ये 4 नंबर पे सप्लाई आएगा तो हमारा ये सारे सिस्टम चलेंगे, कंप्रेसर चलेगा और ये फैन चलेगा, तो हमारे फ्रिज में कूलिंग प्राप्त होगी, ठंडक प्राप्त होगी। लेकिन जब इसका संपर्क 2 नंबर पे जाएगा, देखिए यहां पे एक पत्ती लगी होती है जो दोनों पॉइंटों में कनेक्ट होती है बारी बारी से, और एक टाइम में एक ही पे कनेक्ट होती है, कभी गलती से भी नहीं, दोनों में एक साथ नहीं टच होती है, एक टाइम में एक ही पिन पर कनेक्ट होगी। अगर ये 4 नंबर पे कनेक्ट होती है और 4 नंबर का संपर्क हम इधर कंप्रेसर के साथ वायरिंग किए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंप्रेसर चलेगा, कंप्रेसर चला मतलब फ्रिज हमारी ठंडा कर रही है। और जो 2 नंबर का कनेक्शन होता है, जो 2 नंबर की वायरिंग होती है वो होती है हमारी डिफ्रॉस्ट हीटर के लिए। अब समझिए इसके अंदर एक हीटर भी लगा होता है। ये जो हीटर होता है इसका कार्य क्या होता है, ये जो हीटर होता है देखिए ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक हीटर है। ये हमारा जो हीटर है ना ये देखिए कांच टाइप है, यानी कि शीशे का बना हुआ है। इसके अलावा हीटर की बनावट और भी तरीके की आती है, जैसे क्वाइल टाइप आता है यानी पाइपों के रूप में। लेकिन हाँ हीटर चाहे कोई भी हो, जैसे देखिए पार्ट चाहे जो भी हो, और पिनों का जो मान है, जो नंबर है, जो कनेक्शन करना है वो कभी नहीं बदलता।
उसी तरह से हीटर चाहे कोई भी हो, जब इसमें कनेक्शन करेंगे, तार इसमें जोड़ने के लिए जो पॉइंट मिलेंगे वो दो मिलेंगे, एक में न्यूट्रल और एक में फेस। अगर पहुंचा तो ये जो हीटर है ये गर्म होगा, और गर्म होगा तो ये लगता क्यों है जानते हैं फ्रिज में? फ्रिज के अंदर जो एवापोरेटर होता है इसका एवापोरेटर अधिक कूलिंग करता है नॉर्मल फ्रिज की अपेक्षा। जैसे समझिए सिंगल डोर की जो हमारी फ्रिज है उसका दरवाजा छोटा है तो फ्रिज में कम कूलिंग करेगा, तब भी हमारे सारे सिस्टम ठंडा हो जाएंगे क्योंकि जगह कम है। और डबल डोर की साइज बड़ी हो गई, और जब साइज बड़ी हुई तो ठंडा करने का जगह बढ़ गया, जगह बढ़ा तो एवापोरेटर वही है तो ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा उसको ना। तो क्या करते हैं वो बहुत अधिक जब ठंडा करता है तब जाकर के हमारा थर्मोस्टेट कट करता है, उससे पहले उसमें बर्फ जम जाती है, और अगर वो बर्फ जम गई तो उसी को पिघलाने के लिए हम इस हीटर का प्रयोग करते हैं। और हीटर में दो तार निकले होते हैं, एक में न्यूट्रल और एक में फेस। अगर मिल गया तो ये कार्य करेगा, गर्म होगा, और गर्म होगा तो हमारा जो बर्फ जमा रहेगा एवापोरेटर में वो पिघलेगा, तो उसी को पिघलाने के लिए। तो ये जो 2 नंबर की सप्लाई है वो इस हीटर के साथ होती है। और ये जो 1 नंबर की सप्लाई है, समझिए ये जो हमारा टाइमर है ना, ये टाइमर, इस टाइमर में एक मोटर भी लगा होता है। अगर इसमें न्यूट्रल फेस दे करके देखा जाए ना तो इसके अंदर एक मोटर लगा होता है और ये चलता है। अगर आप इसको चालू कर दें, एक में न्यूट्रल और एक में फेस की सप्लाई दे दें, न्यूट्रल समझिए जो 1 नंबर होता है ये न्यूट्रल के लिए होता है, तो 1 नंबर में न्यूट्रल दे दें, और 3 नंबर में अभी हमने आपको बताया कि इसमें फेस का इन कराया जाता है, तो 3 नंबर में फेस दे दें। तो अगर इसको न्यूट्रल और फेस दोनों मिला तो ये हमारा ऑन रहेगा, इसके अंदर जो मोटर है वो चलेगा। आप समझिए इसके अंदर मोटर की क्या जरूरत है, इसके अंदर मोटर की क्या जरूरत है? क्या ये कोई बड़ा मोटर है? इसके अंदर बहुत छोटा सा मोटर होता है, लेकिन इस मोटर का कार्य क्या होता है कि जब ये मोटर चलता है ना, तो जैसे समझिए जो बच्चों, छोटे बच्चों की गाड़ी वाली चाबी होती है ना, जैसे पहले के जमाने में घड़ी आया करती थी ना, कि उसमें जब हम एक बार 24 घंटा में चाबी देना पड़ता था, अगर चाबी नहीं देंगे गलती से तो वो रुक जाया करती थी। तो सेम वो पोजीशन है, जब इसमें सप्लाई जाती है ना तो इसके पीछे देखेंगे ऐसा एक पॉइंट ये उभरा हुआ है ना, ये घूमता है, इसको घुमाएंगे तो ऐसे चिट चिट आवाज भी कर रहा है, लेकिन ये सुनाई नहीं देगा आपको, ये घूमता है और आवाज भी करता है। जैसे छोटे बच्चों की चाबी वाली गाड़ी नहीं होती है कि आप एक बार उसको चाबी को घुमा दीजिए, चाबी लग जाती है, फिर वो अपने से चलती है। क्या उसमें कोई पार्ट लगा है, कोई पॉइंट लगा है जो धक्का देता है, कोई बैटरी लगा है? कुछ नहीं ना, फिर भी वो चलता है स्प्रिंग के आधार पे। उसी तरह से ये होता है। तो ये कार्य क्या करता है कि 10 घंटे में, देखिए इस पे टाइम भी लिखा होता है, मैं आपको दिखाया, इसमें लिखा है 9 घंटे 40 मिनट। ये 9 घंटे 40 मिनट में एक बार हीटिंग को सप्लाई देगा, यानी समझिए हमेशा तो ये कूलिंग पे रहेगा, लेकिन 9 घंटे 40 मिनट में एक बार 10 मिनट के लिए, इसमें जो टाइमिंग लिखा है 9 घंटे 40 मिनट बाद 12 मिनट के लिए, तो 12 मिनट के लिए ये एक बार सप्लाई हीटिंग पर देगा। और 12 मिनट से पहले, ऐसा नहीं कि नहीं 12 मिनट तक ये हीटर चलता रहेगा, उससे पहले भी अगर टेम्परेचर का परिवर्तन हुआ तो ये ऑटोमेटिक तरीके से कट भी कर देता है। इसके अलावा ये कट करने के लिए ये 2 पार्ट लगे, अभी हम आपको समझाते हैं। उससे पहले समझिए ये टाइमर हमारा क्लियर कि 3 नंबर सप्लाई को इन कराने का है, 4 नंबर कूलिंग के लिए है, 2 नंबर हीटिंग के लिए है, मतलब हीटर चलाने के लिए जाएगा, 1 नंबर न्यूट्रल के लिए है, यानी न्यूट्रल और फेस दोनों मिलेगा, तभी जाकर के ये मोटर हमारा कार्य करेगा, चलेगा। अब देखिए ये तो हमारा हो गया सिस्टम। इसके अलावा ये हमारा कंप्रेसर है, ये नॉर्मल कंप्रेसर जो हमारी सभी फ्रिजों में लगती है, चाहे सिंगल डोर, डबल डोर या कोई भी हो, तो वही कंप्रेसर है। इसके अलावा ये OLP है, OLP का पूरा नाम क्या होता है? ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये भी हमारा वही है जो सिंगल डोर में होता है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। OLP का कार्य क्या होता है? हीटिंग को कंट्रोल करना। मतलब कंप्रेसर अगर चलते चलते आवश्यकता से अधिक गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, तो ये क्या करेगा? OLP उसको कट कर देगा। ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी ओवरलोड होने पे, यानी ज्यादा गर्म होने पे ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देगा। इसके अलावा ये हमारा रिले है, ये देखिए यहां पर हमने ओपन टाइप रिले लगाया हुआ है, बाकी रिले कोई भी हो सकता है, जो हमारी सभी फ्रिजों में लगती है वही रिले है। देखिए इसमें एक पार्ट और है जो अभी नहीं बना है, तो इसमें एक पार्ट और होता है, वो होता है हमारा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या कार्य करता है? कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। चलिए हम इसको चित्र को थोड़ा सा इधर बनाते हैं। थर्मोस्टेट क्या कार्य करता है? कूलिंग को कंट्रोल करना। मतलब अगर फ्रिज चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है, इधर के सारे सिस्टम ठंडा ज्यादा हो रहे हैं, तो ये थर्मोस्टेट भी कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जो हमारे सिंगल डोर में लगा होता है ना, ये वही थर्मोस्टेट होता है जो -15 डिग्री टेम्परेचर होने पे ऑटोमेटिक तरीके से कट कर देता है। इसमें भी तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। थर्मोस्टेट एक प्रकार की स्विच
होती है, मतलब बटन होती है, और ये कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करती है। जैसे देखिए फ्रिज में कहां लगा होता है ये थर्मोस्टेट, जब हम दरवाजा खोलते हैं ना तो वो जो कम तेज करने का पॉइंटर होता है ना, 1 2 3 4 जो खटका वाला होता है, वो खटके पे तो ऐसे नहीं होता, नॉर्मली घूमता है, तो ये होता है हमारा थर्मोस्टेट जिसको बोलते हैं, और ये कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए लगा होता है। थर्मोस्टेट के पीछे ऐसे एक पतली सी पूंछ होती है ना, इसके अंदर एक गैस होती है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ होती है ये एवापोरेटर में टच होती है। जब एवापोरेटर ठंडा होता है तो थर्मोस्टेट की पूंछ ठंडी होती है, और जब पूंछ ठंडी होती है तो थर्मोस्टेट के अंदर गैस ठंडी होती है, और जब वो गैस ठंडी होती है तो इसके अंदर बेलोज व डायफ्राम नाम की पत्ती लगी होती है जो सिकुड़ने लगती है, और जब वो पत्ती सिकुड़ जाती है तो ऑटोमेटिक सप्लाई को कट कर देती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट नहीं पहुंच पाती है। जैसे हमने बता दिया ना, थर्मोस्टेट एक प्रकार के स्विच है। स्विच को आप जानते हैं कि अगर ऑन करेंगे तो सप्लाई को आउट करेगा, ऑफ करेंगे सप्लाई को कट कर देगा। तो ये हो गया हमारा थर्मोस्टेट स्विच। अगला पार्ट हमारा है बायोमेटल और थर्मल फ्यूज। ये बायोमेटल और थर्मल फ्यूज देखिए ये पार्ट है, ये देखिए इसमें से ये जो वायर लग रहा होगा देखने में कि इसको काट के निकाल लिया गया है, तो देखिए इसको काटा गया है और ये जंक्शन पे आधारित होता है, थिम्बल पे आधारित होता है, डायरेक्ट लगा देते हैं और चालू हो जाता है। प्रैक्टिकल करने के लिए इसको काट करके हमने अलग किया। अब देखिए जब ये अलग हुआ तो इसमें है क्या, इसमें दो पार्ट है, एक तो ये है थर्मल फ्यूज और दूसरा है बायोमेटल। ये थर्मल फ्यूज क्या ये समझिए, जो किनारे आपको फ्यूज की तरह ना जैसे नॉर्मली सारे फ्यूज होते हैं वही फ्यूज ये भी है। फ्यूज का कार्य क्या होता है, किसी कारण से एक निश्चित सीमा से अधिक लाइट होने पर फ्यूज में लगा एक पतला सा तार जल जाता है जिससे सप्लाई आगे नहीं जाती है और हमारा पूरा सिस्टम बच जाता है, रुक जाता है, खराब होने से बच जाता है, हीटिंग को मतलब समझिए कंट्रोल कर लेगा ये। और उसके अलावा ये जो बायोमेटल है, ये बायोमेटल क्या होता है, ये जो बायोमेटल है ना ये हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से हमारा ये थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट है ये कूलिंग को कंट्रोल करेगा, उसी प्रकार से ये बायोमेटालिक थर्मोस्टेट है जो हीटिंग को कंट्रोल करेगा। यानी कि फ्रिज का अगर हीटर +5 डिग्री टेम्परेचर से अधिक बढ़ा तो उससे पहले ये कट कर देगा, लेकिन अगर किसी कारण से ये 5 डिग्री टेम्परेचर पे कट नहीं करता है तब हमारा काम करेगा थर्मल फ्यूज। ये जो थर्मल फ्यूज लगा है इसका कार्य ये होता है कि अगर 70 डिग्री टेम्परेचर से 70 डिग्री टेम्परेचर से अगर ऊपर बढ़ रहा है तो उससे पहले ये फ्यूज उड़ जाएगा। मतलब समझिए कि ये जो बायोमेटल है ये तो 5 डिग्री पे कट कर देना इसका काम है, लेकिन अगर किसी कारण से ये खराब हो गया, ये जो बायोमेटल है ये खराब हो गया, ये कट नहीं कर रहा है, अगर ये हीटर गर्म होता रहा तो क्या करेगा समझते हैं, फ्रिज के अंदर की बॉडी को पिघला सकता है, क्योंकि वो प्लास्टिक है, बर्फ तो पिघलाएगा ही पिघलाएगा क्योंकि ये हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसी के साथ फ्रिज की बॉडी को पिघला सकता है, लेकिन बॉडी ना पिघले इसलिए दूसरा सुरक्षा लगा होता है कि थर्मल फ्यूज, यानी किसी कारण से अगर यह 5 डिग्री टेम्परेचर पे कट नहीं करता है तो थर्मल फ्यूज हमारा उड़ जाएगा 70 डिग्री पे जाकर के, यानी कि बॉडी की सुरक्षा हो सकेगी। इसीलिए ये जो दोनों पार्ट है ये दोनों एक साथ लगाए जाते हैं, एक हीटिंग को कंट्रोल करता है 5 डिग्री टेम्परेचर पे और एक कंट्रोल करता है 70 डिग्री टेम्परेचर पे, यानी कि अगर ये काम नहीं कर पाया तो ये काम कर लेगा। समझिए ये उसका छोटा भाई है और ये इसका बड़ा भाई है। अगर छोटा भाई किसी कारण से 5 डिग्री टेम्परेचर पे जिसका काम था करना, अगर वो अपना काम नहीं करता है तो ये दूसरा वाला अपना काम कर देगा जिससे फ्रिज की सुरक्षा हो सके। तो समझिए ये दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं। अगर इसको कभी चेंज करना हो, बदलना हो तो इसको पूरा बदला जाता है, ऐसा नहीं कि फ्यूज बदल देंगे ये हीटर जो हमारा ये बायोमेटल है ये बच जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों बदले जाएंगे एक साथ, क्योंकि एक कवर के अंदर आते हैं। और देखिए ये तार के साथ ऐसे जुड़े होते हैं, जंक्शन पॉइंट पे डायरेक्ट लगाया जाता है, इसमें कोई भी पॉइंट अलग नहीं होते, ये सब के सब जुड़े होते हैं। इसको अगर उल्टा लगाने की कोशिश भी करेंगे तो ये लगता नहीं है, सीधा ही लगेगा हर हाल में। तो इतने पार्ट हो गए हमारे इलेक्ट्रिक के। अब समझिए इसका कनेक्शन बिल्कुल इजी और आसानी से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके कनेक्शन में क्या ये समझिए, सबसे पहले हम न्यूट्रल की शुरुआत करते हैं। जानते हैं कोई भी वायरिंग की शुरुआत जब भी हम करते हैं ना न्यूट्रल से करते हैं। अगर न्यूट्रल से वायरिंग की शुरुआत करते हैं तो कभी भी कनेक्शन गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूट्रल की वायरिंग अगर उठाइए ना, शुरू करिए ना, तो न्यूट्रल कंप्लीट करिए तब जाकर के वायरिंग सही होती है। समझिए सबसे पहले हम वायरिंग को न्यूट्रल से शुरुआत करते हैं। देखिए हमने बल्ब को नीचे बना दिया, यहां ऊपर था नीचे कर दिया। अब समझिए वायरिंग इसका कि सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग को हम कंप्लीट करते हैं। न्यूट्रल के वायर को लेकर के जाते हैं, बल्ब के एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। अब समझिए ये बल्ब है, इसमें 2 पॉइंट है, अगर इसको न्यूट्रल और फेस दोनों मिलेगा तो ये जलेगा, तो एक पॉइंट में हमने न्यूट्रल दे दिया। जैसे जानते हैं न्यूट्रल का वायर हम उन उपकरणों में देते हैं जो हमारे कार्य करते हैं। वायरिंग का नियम भी तो यही है ना कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो ये बल्ब है हमारा, उजाला देगा, तो ये उपकरण इसलिए इसमें जोड़ देते हैं।
हैं और ये न्यूट्रल लेकर के जाते हैं। चलिए हम रिले में जोड़ देते हैं। रिले में जोड़ दिया हमने, अब कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग में पॉइंट पहुंच जाएगा न्यूट्रल। अब इसी न्यूट्रल को और आगे बढ़ाते हुए लेकर के जाते हैं हम। चलिए थर्मल फ्यूज में जोड़ देते हैं। हमने फ्यूज में जोड़ दिया। फ्यूज क्या करता है? फ्यूज का काम ही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आउट करता है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा लाइट होने पे कट करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस फ्यूज के अगले पॉइंट को जोड़ देते हैं हीटर में। यानी समझिए न्यूट्रल हमारा बल्ब में पहुंच गया है, कंप्रेसर में भी पहुंच गया, इस हीटर में भी पहुंच गया और हीटर से ही ये न्यूट्रल सीरीज बनके हमारे चला जाता है टाइमर में। देखिए सीरीज के जरिए जा रहा है। ये जो हीटर है यानी चलेगा नहीं, ये सिर्फ सीरीज बनके जा रहा है हमारा इस टाइमर में, यानी न्यूट्रल टाइमर में भी पहुंच गया है। अब न्यूट्रल और कहां बाकी है? देखिए एक हमारा फैन मोटर है ना, ब्लोअर फैन है, ये तो फैन है ना, इसमें भी दो तार निकले हुए हैं, तो एक में न्यूट्रल और एक में फेस अगर मिलेगा तो ये चलेगा। तो इसी के एक पॉइंट को लेकर के आते हैं और इसके न्यूट्रल हमें इसमें जोड़ना है ना, तो न्यूट्रल को यहां हम जोड़ देते हैं। देखिए हम यहां से न्यूट्रल ले सकते हैं ना, न्यूट्रल कहीं से भी मिल जाए। तो देखिए न्यूट्रल का जो वायरिंग है हमारा वो कंप्लीट हो चुका। अब जो कुछ भी है वो फेस के साथ करना है। न्यूट्रल हमने कहां कहां जोड़ा? न्यूट्रल जोड़े डायरेक्ट बल्ब में, न्यूट्रल जोड़ा यहां पे रिले में, फ्यूज से होते हुए हीटर में, हीटर का अगला पॉइंट टाइमर में, और न्यूट्रल हमारा ब्लोअर फैन में भी गया, यानी न्यूट्रल कंप्लीट। अब हम बात करते हैं फेस की। देखिए फेस की वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहां से फेस को ऊपर लेते हैं और फेस के एक पॉइंट को डोर स्विच के किसी एक में जोड़ देते हैं। ऊपर या नीचे से कोई मतलब है नहीं, स्विच तो स्विच होती है ना, हमारे जो बोर्ड की स्विच होती है जो घरों में यूज किया जाता है, जो नॉर्मल बोर्ड की स्विच है, वो स्विच को ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना कि स्विचियां हमारी उल्टे काम कर रही है, मतलब जब हम ऊपर कर रहे हैं तो ऑन हो रही है और नीचे कर रहे हैं तो ऑफ हो रही है। तो तार उल्टा जोड़ने से कभी भी ऐसा नहीं होता है। देखिए तार स्विच का काम क्या होता है, ऊपर वाला नीचे में टच हो चाहे नीचे वाला ऊपर में टच हो, सप्लाई तो आउट होगी। तो इसलिए कभी भी स्विच में तार उल्टा जोड़ने से कनेक्शन उल्टा नहीं होता। स्विच ही लोग पलट के लगा देते हैं, स्विच को ही लोग पलट के लगा देते हैं, जिसके कारण हमारी जो स्विच है वो उल्टा काम करती है, यानी उनको लगता है कि ये उल्टे काम कर रही है। समझिए यहां पे हमने फेस को इन करवा दिया डोर स्विच के एक पॉइंट में, और ये जो अगला पॉइंट बचा इसको हम जोड़ देते हैं बल्ब में। अब क्या हुआ, अगर ये स्विच सप्लाई को आउट करेगी तो ये हमारा बल्ब जलेगा, कंफर्म है। न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिल रहा है, फेस यहां से स्विच में दिया, स्विच सप्लाई को आउट करेगी, अब हमारा ये बल्ब जलेगा, तो बल्ब ऑन हो गया, यानी डोर स्विच और बल्ब का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बात रही थर्मोस्टेट की। देखिए थर्मोस्टेट का कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसी फेस को सबसे पहले हम लेकर के जाते हैं और थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। एक पॉइंट में हमने जोड़ दिया ना, एक पॉइंट में जोड़ दिया। अब ये थर्मोस्टेट कब आउट करेगा, जब टेंपरेचर सामान्य होगा, नॉर्मल होगा, यानी अगर फ्रिज बहुत ज्यादा ठंडी होगी तो ये थर्मोस्टेट कट कर देगा। तो अगर ये सप्लाई को आउट कर रहा है, मान लीजिए जब ये आउट करेगा तब जाकर के यहां से ये जो फेस की सप्लाई है वो यहां रिले में पहुंचेगी, और रिले में हमने आपको बताया कि जो फेस की सप्लाई है वो 3 नंबर में इन कराया जाता है। ये हमेशा फिक्स है, ये जो नंबर है दाहिने बाएं इधर उधर कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन 3 नंबर जहां भी रहेगा उसी में फेस की सप्लाई को इन कराना है, ये फिक्स है, इसको याद करना होगा। ठीक है, तो यहां पे हो गया हमारा फेस की सप्लाई को इन करा दिया। अब देखिए ये जो 3 नंबर की सप्लाई यहां पे इन हो गई, यानी फेस यहां तक आ गया। यहां फेस कब आएगा, जब कूलिंग सामान्य होगी, यानी थर्मोस्टेट ऑन होगा और टेंप सप्लाई को आउट करेगा। इसके अलावा अब जब यहां से 3 नंबर में सप्लाई जाएगी फेस की, तो यहां पे ये पॉइंट पहुंचेगा और ये हमेशा 4 नंबर पे सप्लाई रहती है, यानी ये जो 4 नंबर का पॉइंट है ना, इस पे कूलिंग के लिए ये बना होता है। तो कूलिंग के लिए हम इसको लेकर के आते हैं और देखिए ये 4 नंबर की सप्लाई लेकर के आ रहे हैं और इसको हम जोड़ देते हैं अपने इस OLP में। OLP के एक पॉइंट में जोड़ दिया, और OLP जब क्या करेगी, सप्लाई को आउट करेगी। ये सप्लाई को कब आउट करेगी, जब कंप्रेसर गर्म नहीं होगा, जब ये नॉर्मल होगा। जब ये सप्लाई को आउट करेगी तब जाकर के सप्लाई हमारी कहां पहुंचेगी, कंप्रेसर के कॉमन तक। अब क्या होगा, हमारी कूलिंग मोड पे कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर चलेगा तो कूलिंग करेगा, ठंडक करेगा, और जब ये ठंडा करेगा तो इस फैन की भी तो चलने की जरूरत है, क्योंकि फैन क्या करेगा, उस एवापोरेटर की कूलिंग को निचले खानों तक पहुंचाएगा, क्योंकि ये डबल डोर फ्रिज है ना, ऊपर तो ठंडा हो ही रहा था, नीचे भी ठंडा चाहिए, नीचे कोई एवापोरेटर नहीं लगा होता है, उसी एवापोरेटर की कूलिंग को नीचे तक पहुंचाना होता है, तो उसीलिए हमारा ये ब्लोअर फैन लगा होता है। और जब ये कंप्रेसर चलता है उसी समय इसके भी चलने की जरूरत होती है, जब कंप्रेसर नहीं चलेगा तो इसकी भी जरूरत नहीं होती है। यानी ये जो 4 नंबर की सप्लाई OLP में आई हुई है, इसी सप्लाई को हम ब्लोअर फैन में जोड़ देंगे। तो क्या होगा, जब इधर से सप्लाई आएगी तो कंप्रेसर और ये फैन दोनों एक साथ
साथ चलेंगे, दोनों कभी भी जब भी चलेंगे दोनों एक साथ चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ठे बंद हो जाए दूसरा चलता रहे, लेकिन हाँ एक सिचुएशन में हो भी सकता है, जब ये OLP हीटिंग को कंट्रोल कर देगी ना तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा लेकिन पंखा हमारा चलता रहेगा। यानी जब हमारा कंप्रेसर हीट होगा तो OLP कट कर देगी तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा, लेकिन हमारा ये जो फैन है, ये जो ब्लोअर फैन है जो कूलिंग को ऊपर से नीचे तक पहुंचा रहा है वो चलता रहेगा। अब इसके अलावा ये जो 2 नंबर की पॉइंट है ना, ये जो 2 नंबर की पॉइंट है ये यहां से आएगा और यहां पे सप्लाई हम देते हैं किस पे, बायोमेटल पे। ये अभी हमने आपको दिखाया कि 9 घंटे 40 मिनट के बाद एक बार ऑन होगा। 9 घंटे 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिक तरीके से इस रिले की सेटिंग होती है कि एक बार ये सप्लाई को 12 मिनट के लिए इस पे आउट कर देगा, और जब इधर आउट करेगा तो 2 नंबर पे सप्लाई आएगी, और इस 2 नंबर की सप्लाई को हम लेकर के जाते हैं बायोमेटल में। ये बायोमेटल क्या है, बायोमेटालिक थर्मोस्टेट होता है हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए। जब ये टेम्परेचर -5 पे रहता है ना तब ये ऑन रहता है, वैसे नॉर्मल पोजीशन में ये ऑफ होता है। जैसे समझिए ये जो बायोमेटालिक है, अगर इसको मल्टीमीटर से या सीरीज से चेक करें ना तो इस फ्यूज को तो आप किसी भी टाइम चेक करेंगे तो ये जब चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूटी बताएगा, लेकिन ये कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। ये जो हमारा ये बायोमेटल है ये कंटिन्यूटी कब बताएगा, जब इसका टेम्परेचर -5 होता है तब बताएगा। इसका काम क्या होता है, -5 टेम्परेचर होने पे ये ऑन होता है और +5 होने पे ऑफ हो जाता है। -5 जब होगा यानी ठंडा होगा तो ये चालू रहेगा, और +5 पहुंचते ये कट कर देगा, बंद कर देगा। इसलिए अगर हम नॉर्मली ऐसे चेक करें तो इस पे कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। अगर इसको हम फ्रिज के ऑपरेटर में रख के ठंडा करवा दे 10 मिनट के बाद इसको चेक करें तो ये कंटिन्यूटी बताएगा, यानी जब इसके टेम्परेचर -5 पे पहुंचेगा तब ये ऑन होगा जाकर के। तो ये हो गया हमारा बायोमेटल। अब देखिए यहां से हमने फेस की सप्लाई 2 नंबर से लेके बायोमेटल को दिया। बायोमेटल जब -5 टेम्परेचर रहेगा तब सप्लाई को ये आउट करेगा, और जब यहां से सप्लाई निकल के जाएगी ना तो इसका कनेक्शन होता है इसी हीटर के साथ। इसका कनेक्शन होता है इसी हीटर के साथ। देखिए हीटर में जोड़ने से पहले एक चीज और समझ सकते हैं कि यहां पे ये जो मोटर है ना वो चल रहा है, और चल रहा है तो हीटर से सीरीज बन के जा रहा है। तो समझिए क्यों चल रहा है वो मोटर, ये हीटर क्यों नहीं चल रहा है। जानते हैं सीरीज कनेक्शन का हमारा नियम होता है ना, वायरिंग में अगर आप समझेंगे तो वहां पे समझाया गया विस्तार में कि सीरीज कनेक्शन में अगर 2 उपकरण जोड़े गए हैं तो दोनों के दोनों अगर बराबर वाट के हैं तभी दोनों काम करते हैं, दोनों में से नहीं तो क्या होगा, जो सबसे कम वाट का होगा वो कार्य करता है। यानी कि जो टाइमर के अंदर मोटर लगा हुआ है वो 0 वाट का होता है, और ये जो हीटर लगा होता है 100 वाट 1000 वाट 500 वाट के होते हैं, इसलिए ये मोटर चलता है, ये हीटर नहीं चलता है। और जब ये सप्लाई को बायोमेटल आउट करेगा तो इधर से इसको मिल जाएगा फेस और इधर से न्यूट्रल मिल गया, तो ये हीटर हमारा काम करने लगेगा, हीटर चलने लगेगा, और यही फेस इधर से इसमें भी मोटर में पहुंच जाएगा, और ये मोटर कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। मोटर तब तक बंद रहेगा जब तक यहां से सप्लाई आएगी, और यहां पे सप्लाई कब तक आएगी, जब तक इसका टेम्परेचर +5 पे नहीं पहुंच जाएगा। +5 पे टेम्परेचर पहुंचते ही सप्लाई यहां से कट जाएगी। यहां के कटने का मतलब यहां से सप्लाई ये अंदर से कट जाएगी, ये सप्लाई को आउट नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो फिर से ये मोटर चालू हो जाएगा और अपनी क्रिया करेगा। और किसी कारण से अगर ये जो बायोमेटालिक है +5 डिग्री होने पे कट नहीं करता है तो ये जो हमारा थर्मल फ्यूज लगा हुआ है ये फ्यूज उड़ जाएगा, और जब ये फ्यूज उड़ जाएगा तो फिर से हीटर हमारा बंद हो जाएगा, और जब हीटर बंद हो जाएगा तो फ्रिज की बॉडी को पिघलने से बचा लेगा। यानी ये +5 डिग्री पे कट करता है, और नहीं कर पाया तो 70 डिग्री जाते जाते ये हमारा थर्मल फ्यूज उड़ जाएगा, और फ्यूज अगर उड़ गया तो इसको हमें बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं ये फ्यूज उड़ गया तो ये तो सही था हम इसको वही वाला लगा ले, ऐसी बात नहीं है। अगर ये सही होता तो फ्यूज उड़ता ही क्यों, अगर ये सही होता बायोमेटल तो +5 पे कट कर दिया होता तो ये थर्मल फ्यूज के उड़ने की क्या जरूरत थी। लेकिन जब यही सही नहीं था उसके बाद ही तो ये उड़ा, +70 डिग्री टेम्परेचर गया उसके बाद ये उड़ जाता है, तो जाकर के ये हमारा पूरा सिस्टम काम करता है। इस प्रकार से हमारी जो डबल डोर फ्रिज होती है ना, पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल भागों को हमने समझाया। किसी भी प्रकार का अगर सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी का प्रैक्टिकल रूप देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।